स्वागत है आप सभी का जियोपोल आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन पॉलिटी हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं, यानी मूल अधिकार हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट है वो रिलेटेड है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि डीपीएसपी कहाँ है, क्या इसका उद्देश्य है शामिल होने का। तो आइए शुरू करते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है। इसमें है भाग 4 में है। और एक चीज और याद रखनी है कि ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। यानी कि कहां कहां है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इनकी खास बात क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने ये पढ़ा इससे पहली वाली क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अगर होता है किसी व्यक्ति का तो वो सीधे कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन डीपीएसपी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो खासियत है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ये है कि ये डीपीएसपी नॉन एनफोर्सिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एनफोर्सिएबल का मतलब यह है, इसका अर्थ है कि इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि ये अधिकार दिए तो हैं डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये किसी भी तरह के अधिकार का सृजन नहीं करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 36 से 51 तक सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए हुए हैं कि राज्य को अपनी पॉलिसी ऐसे बनाना चाहिए। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, अपनी पॉलिसी ऐसी नहीं बना रहा है, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसी के साथ एक चीज और आपके दिमाग में आएगी कि अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन उद्देश्यों की पूर्ति हमारी सरकार कर नहीं रही है, तो इसको क्यों रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इस क्यों का जवाब, यानी कि डीपीएसपी क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके पीछे जो दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं, कुछ लोगों ने इसको बेकार की बात कहा कि झूठ मूठ में रखा गया है। जैसे इसकी बुराई करने वाले में सबसे पहला नाम है जो इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको पुण्य आत्माओं की शुभेच्छा मात्र बोलते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे हमारे संविधान को बनाने वाले, उन लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी इच्छाओं को, जो वो चाहते थे कि भविष्य में पूरी हो, उसको जो है इसमें रख दिया। और इनका नाम था आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा कि ये पुण्य आत्माओं की शुभेच्छा मात्र है। यानी कि कुछ लोग अच्छे आदमी थे, वो लोग जो है उनकी कुछ इच्छाएं थी अपने आने वाले देश को लेके, उनका कुछ एक विजन था, उसी विजन को केवल रख दिया गया है, इसके शामिल करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। जबकि इसी के विपरीत कुछ लोग थे। दूसरे नंबर पे इसकी जो दूसरी विचारधारा है, इसके बिल्कुल ही अलग विचारधारा है। वो विचारधारा हमारे सामने लेकर आते हैं ग्रेन्यूल ऑस्टिन। ग्रेन्यूल ऑस्टिन का साफ साफ ये कहना है कि ये डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।
यानी कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसका पता हमको डीपीएसपी के कारण ही चलता है। इसके अतिरिक्त अगर और इसका रीजन देखना चाहेंगे तो इन्होंने कहा कि पुण्य आत्माओं की शुभेच्छा मात्र है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कार्यक्रम को देखें, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी के निर्देश हैं जो सरकारों ने लागू किए हैं। जैसे सभी को समान निःशुल्क विधिक सहायता, इसके लिए प्राधिकरण बनाया गया है और उसके द्वारा जो भी अपने खुद के लिए अपने से वकील की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके लिए वकील की व्यवस्था सरकार करती है। समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी में लिखा हुआ, इसके लिए कानून बनाया गया 1976 में। यानी कि केवल ये किताब में लिखी हुई चीज नहीं है, केवल इसको लिखने के लिए नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आर्ट के एक डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है और वो बताया गया है उस आर्टिकल में कि ये भारत के शासन में मूलभूत है तथा इन्हें लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी कि ये देखिए, इस वाक्य को सबसे पहले ध्यान दीजिए कि भारत में जो भी गवर्नेंस करेगा, जो भी शासन करेगा, उसको जो नीति निर्देशक तत्वों में चीजें लिखी हुई हैं उसको साथ में रखना जरूरी है। यानी कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको हर हाल में जो भी शासन में है उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके हिसाब से ही कानून बनाना चाहिए। यानी कि ये निर्देश साफ साफ इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारे शासन में, शासन व्यवस्था में, भारत की शासन व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो निर्देश दिए गए हैं उनको हर हाल में लागू करने की कोशिश की ही जानी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद संविधान के बारे में अगर देखेंगे, अगली चीज न्यायालय को लेकर देखिए, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण इसको लेकर है। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात जो हमने आपसे बताई थी फर्स्ट, कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। यानी कि इनको लागू करने के लिए न्यायालय लगातार डायरेक्ट जो है हमारी शासन को, हमारी सरकार को निर्देश नहीं दे सकता, निर्देशित नहीं कर सकता, परंतु किसी भी कानून को, किसी भी विधि को न्यायालय डीपीएसपी के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता, परंतु अब यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है, किसी भी कानून को जो भी हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको डीपीएसपी के खिलाफ होने के कारण न्यायालय जो है कैंसिल नहीं कर सकता, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। लेकिन असली चीज क्या है, परंतु बहुत सी विधियों को डीपीएसपी करने के लिए बनाया गया है, इसलिए न्यायालय ने उन्हें संवैधानिक माना है। क्या पता चल रहा है कि डीपीएसपी के खिलाफ कोई काम, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं,
उल्लंघन करने वाली या फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाली कोई भी विधि अगर हमारी संसद या हमारा राज्य विधानमंडल बनाता है तो न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। डीपीएसपी के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो उसको न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी विधियों को डीपीएसपी लागू करने के लिए बनाया गया और उनको हमारी न्यायालय ने सिर्फ इसीलिए संवैधानिक माना कि वो डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाई गई हैं। ये आगे आज की डिस्कशन में आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो केवल इसलिए नहीं शामिल किया गया है कि वो केवल कागज में लिखी हुई चीज है। न्यायालय ने इसको इंपॉर्टेंस दी है, हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दी है, हमारी सरकारों ने आगे बढ़कर जो है इसके प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की है। हमारे संविधान के कार्यक्रम को देखेंगे 50 साल 75 साल के इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको डीपीएसपी के कारण ही पॉलिसी बनाकर, कानून बनाकर लागू करवाया गया। यानी डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं जो इससे रिलेटेड है। पहली चीज ये है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित क्यों रखी? इसका भी तो कुछ रीजन होगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमने दे दिए और उसको तुरंत लागू कर दिया, उसका उल्लंघन होने पर सीधे आप कोर्ट जा सकते हैं, तो डीपीएसपी को क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। राजनीतिक स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स से जो है हमको मिल गई, उसमें संसाधन नहीं खर्च होने थे, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। यानी कि डीपीएसपी अगर लागू करना है, जैसे सबको निःशुल्क विधिक सहायता देना है, तो केवल कह देने मात्र से तो नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, कोई पैसे नहीं खर्च होने हैं, लेकिन सबको समान जो है निःशुल्क सहायता विधिक करनी है तो वकीलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, और वकील जो रखे जाएंगे उनको पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। सबको शिक्षा देनी है तो सबको शिक्षा देने के लिए उतने स्कूल, उतने टीचर, उतनी किताबें, सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उस समय जो डीपीएसपी लागू करने थे उतने संसाधन जो है भारत सरकार के पास नहीं थे। ठीक है, इससे रिलेटेड दूसरी चीज क्या थी? संविधान निर्माताओं ने न्यायालय के स्थान पर इन्हें लागू करवाने के लिए जनता के विवेक पर भरोसा किया। यानी कि न्यायालय से लागू करवाने की जगह जब ऐसा लगेगा, जनता की तरफ से मांग उठेगी, तो पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव, जनता कैसे लागू करवाएगी? जनता का विवेक, जनता के विवेक का प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र में कौन करता है? जनता के विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधि। और भारत में जनप्रतिनिधि कहाँ मिलते हैं? संसद में और राज्य विधानमंडल में। यानी कि हमारी संसद और हमारा राज्य विधानमंडल जैसी परिस्थिति होगी, जैसी जनता की मांग होगी, उसके हिसाब से व्यवस्था करेगा और इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि सारे डीपीएसपी लागू हो समय के साथ, जैसे जैसे समय आएगा। जैसे जब जनता को ये लगेगा कि शिक्षा के अधिकार की जरूरत है तो उसको वहां से हटाकर सबको सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, अगर सरकार पर संसाधन होंगे। जब जनता की तरफ से आवाज आएगी कि समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए समान कार्य के लिए, तो वो कानून बनाएगी संसद हमारी। क्यों? क्योंकि संसद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो हर
एक काम न्यायालय ही नहीं करेगा, बहुत सारे काम जनप्रतिनिधि भी करेंगे। यही लोकतंत्र की श्रेष्ठता है और इसीलिए डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल रखा गया और इसको न्यायिक बल नहीं प्रदान किया, लेकिन बहुत बड़ा नैतिक बल प्रदान किया गया। जनता को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। जनता जैसे जैसे जन आकांक्षाएं बढ़ेंगी, जनता अपनी सरकार पे प्रेशर बनाएगी और एक एक करके समय के साथ जो है सारे डीपीएसपी लागू होते जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? नहीं रखने का मतलब इसीलिए था क्योंकि संसाधनों की बहुत सारी कमी थी। दूसरा कारण इससे रिलेटेड, डीपीएसपी का मूल अधिकारों से सतत संघर्ष था और ये 1950 से ही चला रहा था। हमारा संविधान बना था किससे? कंसेंसस से। ज्यादातर प्रावधान, लगभग 100% प्रावधान आम सहमति से हमारे संविधान में लागू किए गए थे। आम सहमति से जब चीजों को लागू किया जाता है तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि छोटे से छोटा जो तबका होता है, जो छोटे से छोटा समुदाय होता है, उसकी बातें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। वोटिंग की प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि 60% लोगों का संविधान बन जाए और 40% लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनकी कोई भी बात उसमें शामिल न हो। ये फायदा है आम सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। उस नुकसान पे गौर करने के लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। क्या नुकसान है आम सहमति का? उसमें परस्पर विरोधी बातें शामिल हो जाती हैं। जैसे हमारे ही संविधान में 1950 में संविधान लागू हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(f) एक आर्टिकल था। ये था संपत्ति का अधिकार। यानी इसमें यह अधिकार दिया गया था, फंडामेंटल राइट दिया गया था कि व्यक्ति अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, उसको अपने पास बनाए रखने का अधिकार है, कोई उससे उसकी संपत्ति छीन नहीं सकता। दूसरी तरफ संविधान का एक और पार्ट था। वो पार्ट क्या था? डीपीएसपी। इसमें एक आर्टिकल है 39B और 39। ये दोनों आर्टिकल सरकार को कहते हैं कि सरकार अपनी नीतियां ऐसे बनाएगा कि आय का उचित वितरण हो। इसमें है संपत्ति का संकेंद्रण, संपत्ति का संकेंद्रण रुके। अब इन दोनों चीजों पे गौर करिए। 1950 के भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत था जमीन, खेती बाड़ी, यही, क्योंकि 80% से लोग उसी पे डिपेंडेंट थे, गांव में ही रहते थे। संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत था, उत्पादन का जो साधन था वो तो खेत ही था। जिसके पास सबसे ज्यादा खेत, उसी की सबसे ज्यादा इनकम। क्लियर हो रही है इतनी बात? अब जो है सरकार को ये उचित करना है आय का वितरण, संपत्ति का संकेंद्रण रोकना है, तो जमीन कहां से? चंद्रमा से आएगी? खुद सोच के देखो बेटा। जमीन तो जिसके पास ज्यादा है उसी से एक्वायर करनी पड़ेगी, जमींदारी खत्म करनी पड़ेगी। जिसके पास आवश्यकता से सीलिंग एक सीमा से ज्यादा जमीन है उससे जमीन लेनी पड़ेगी और भूमिहीनों में बांटनी पड़ेगी ताकि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यही तो एक तरीका है, इसके अलावा और कौन सा तरीका है? और जैसे ही सरकार किसी की जो है संपत्ति या किसी के खेत को एक्वायर करेगी, अधिग्रहित करेगी, जैसे ही अधिग्रहित करने के लिए आती थी, सामने कौन खड़ा हो जाता था? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर गरीबों के जो है अधिकार हैं तो जो अमीर नागरिक है उसके भी तो संपत्ति का अधिकार है, उसको भी तो अपनी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार है, और दोनों ही चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल रखने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फंडामेंटल राइट्स से इसका बहुत मुद्दों पर, बहुत सी चीजों पर संघर्ष हमेशा चल रहा था। क्लियर हो रही इतनी बात? अब अगले प्रश्न पे विचार करते हैं, वो है डीपीएसपी का वर्गीकरण कि क्या क्या दिया हुआ है। अब बहुत सारे
नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, उनको अगर हम अलग अलग पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। इसका उद्देश्य ये, संविधान में विभाजन नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए कि कौन सी विचारधारा के हिसाब से या किस उद्देश्य से कौन सा डीपीएससी पर रखा गया, इसके हिसाब से हम कुछ भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग, डीपीएसपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला भाग है वो भाग है राज्य के आदर्श या लक्ष्य। यानी कि कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो स्टेट के यानी सरकार के आदर्श या लक्ष्यों की तरफ जो है इशारा करते हैं कि सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरह के जो अधिकार हैं वो है राज्य की नीतियां, कि हमारी सरकार को अपनी पॉलिसी कैसे बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड है। तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत। बहुत सारे डीपीएसपी ऐसे हैं जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है, उनको लागू करने के लिए बनाए गए हैं। चौथा है नागरिकों के अधिकार, गैर न्याय योग्य, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल अधिकारों का भी वर्णन जो है डीपीएसपी में किया गया है। इसके अलावा पांचवा एक इसका पार्ट हो सकता है समाजवादी सिद्धांत। अपने डीपीएसपी को हम इन 5 कैटेगरियों में बांटकर और समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि राज्य के नीति या आदर्शों के रूप में कौन से जो है डीपीएसपी दिए हुए हैं। पहले बयान में क्या था, राज्य के आदर्श या लक्ष्य, कि इससे ये पता चलेगा कि हमारे देश का गठन किस लिए किया गया है, हमारा जो सरकार है उसके क्या आदर्श होने चाहिए, ये जो है डीपीएसपी में दिया। इससे रिलेटेड सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 38(1). आर्टिकल 38(1) ये कहता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। क्या कहता है, लिखते जाइएगा आप लोग, लोक कल्याण में अभिवृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हमने बताया अभी, जेनिंग्स ने क्या कहा था कि डीपीएसपी का लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना और इसके द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करना और यह साबित करना कि भारत एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य है। इसकी घोषणा कहां मिलती है, आर्टिकल 38(1) में। अगला आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन सा है, 38(2). इसमें लिखा हुआ है आय की असमानता कम करना तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करना। यानी कि राज्य का आदर्श ये होना चाहिए कि वो लोक कल्याण में वृद्धि करे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, आय की असमानता कम करे तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करे। ठीक है। अगला क्या है राज्य का लक्ष्य, 39(b). आपको मैंने अभी 39(b) के बताया, आय के संसाधनों का उचित वितरण। जब आय के संसाधन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनका उचित ढंग से वितरण होगा पूरे समाज में, तो इसका मतलब है कि आय की असमानता भी कम होगी। 39(c), संपत्ति का संकेंद्रण रोकना।
यानी जो भी संपत्ति है वो कुछ ही हाथों में जो है न एकत्रित हो जाए, इसके लिए पॉलिसी बनाना, ये भी सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा अगला है 39D, 39D नहीं 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी तथा कार्य की उचित दशाएं। यानी कि हमारी सरकार का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि कर्मकार, जो भी कर्मचारी कहीं भी किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, जहां भी काम कर रहे हैं, उनको निर्वाह योग्य मजदूरी मिले और उनके काम काज करने की दशा जो है उचित हो। इसीलिए बहुत सारे श्रम कानून बनाए गए हैं। क्लियर हो रही थी बात? अगला लक्ष्य क्या दिया हुआ है 43 के बाद? 47, इसमें है पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर ऊंचा करना। यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करना, न्यूट्रिशन सबको अच्छा मिले, सबको अच्छा खाना मिले, इसके लिए प्रयास करना भी राज्य का लक्ष्य है। इसके अलावा 51 है आर्टिकल 51 एक और लक्ष्य की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी भारतीय राज्य का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये भी क्लियर इतनी बात? तो डीपीएसपी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राज्य के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, वो अलग अलग आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। ये एक तरीका हो गया पढ़ने का। दूसरा क्या है, दूसरी जो चीज दी हुई है, राज्य की नीतियां, यानी राज्य की पॉलिसी। एक्चुअल में जो डीपीएसपी है वो तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं कि सरकार कैसे अपनी पॉलिसी बनाएगी, इसके लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो राज्य की नीतियां बनाने के लिए जो निर्देश डायरेक्टली दिए हुए हैं वो क्या क्या हैं, इस पे भी मोटा मोटा नजर मार लेते हैं। सबसे पहला 40, आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, पंचायतों का गठन तथा उन्हें स्वशासन की इकाई बनाना। यानी इस प्रकार से पंचायतों का गठन करना कि वो स्वशासन की इकाई बन सकें, खुद में इंडिपेंडेंट हो सकें। और ये देखिए अभी यहीं पे आप सब लोगों को पता ही होगा कि 73वां 73rd अमेंडमेंट किया किस लिए गया था, इसी काम के लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा आर्टिकल है 43, कुटीर उद्योगों का विकास। यानी सरकार को अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी है कि कुटीर उद्योगों का भारत में अधिक से अधिक विकास हो सके, ठीक है। अगला आर्टिकल है 43B, सहकारी समितियों का संवर्धन। यानी कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी है कि कोऑपरेटिव आंदोलन को लगातार गति मिले, वो एक दिशा में पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कौन सा है, आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा जो है समान नागरिक संहिता लागू हो, ये भी डीपीएसपी में दिया कि यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो सके। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग एक ही कानून से शासित हों। जैसे आजकल हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। ये भी सरकार की पॉलिसी पे ऐसा किया जाना चाहिए। अगला क्या है सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड, अगला है 46, SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों, SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों को
सहायता। यानी इनकी कंडीशन सुधारने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए, विशेष तरह की नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला आर्टिकल है 47, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि जो है शराब और जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लागू हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, इससे रिलेटेड क्या है, 48A, यानी सरकार को पॉलिसी बनानी है पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये भी साफ साफ जो है डीपीएसपी में लिखा हुआ है। अगला निर्देश जो है क्या हो सकता है, अगला निर्देश हो सकता है आर्टिकल 49 में, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा तथा उन्हें बनाए रखना। यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको संरक्षित रखा जा सके। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, पॉलिसी बनानी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जिला स्तर पर विशेषतः कार्यपालिका और जो न्यायपालिका थी वो आपस में मिली हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और तहसीलदार बहुत से ऐसे न्यायिक काम भी किया करते थे, तो इसीलिए जो है ये एक निर्देश इसमें भी दिया गया। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए अगली चीज क्या हम लोगों को जानी है, राज्य की नीतियां हो गई। राज्य की नीतियों के बाद जो अगली चीज होगी, जो अगला डिस्कशन है वो है नागरिकों के अधिकार। यानी डीपीएसपी में गैर न्यायोग्य कुछ अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हम डीपीएसपी अपने प्रत्येक नागरिक को देती है। जैसे पहला अधिकार देखिए 39A में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जीविका के पर्याप्त साधन। यानी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करना हर एक नागरिक का अधिकार है डीपीएसपी के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखिए 39D है। 39D है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भी डीपीएसपी का एक पार्ट है। क्लियर हो रही इतनी बात। इसके बाद अगला आर्टिकल दिया हुआ है 39E, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार भी डीपीएसपी में दिया हुआ है 39E में। इसके बाद अगला देखिए 39F, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा का अधिकार। यानी कि नैतिक रूप से कोई आपको जो है परित्यक्त नहीं कर सकता है समाज में, ये भी दिया हुआ है। अगले उस पर अगर चलते हैं तो अगला है 39A, ये कैपिटल ए ध्यान रखिएगा, यानी किसी न किसी अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। ये कैपिटल में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये 42nd अमेंडमेंट से
जोड़ा गया था 39A। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी डीपीएसपी के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगला जो अधिकार जुड़ता है वो है आर्टिकल 41 में, काम का अधिकार। यानी हम जो है भारत के नागरिक हैं तो हमको काम का भी अधिकार डीपीएसपी द्वारा दिया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस अधिकार को सुनिश्चित करे हर एक व्यक्ति के। अगला आर्टिकल देखिए कौन सा है, 42, काम की न्यायोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का अधिकार। यानी हर एक व्यक्ति को जो भी काम कर रहा है उसको मानवोचित न्यायोचित दशाएं मिलनी चाहिए काम करने के लिए, और जो गर्भवती महिला उसको प्रसूति सहायता का भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है 43A, ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। यानी जो कर्मचारी हैं किसी भी कंपनी में, उनका अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करें, उनको भी इसका महत्व मिलना चाहिए, उनको इतनी चीजें मिलनी चाहिए। ये कि कौन सा है, 43A। ठीक है, अब 45, आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को पोषाहार तथा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो यानी कि जो डीपीएसपी है वो आम व्यक्तियों के कुछ अधिकारों की भी बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। तो तीसरा पॉइंट ये था। अगला जो पॉइंट है, अगला जो वर्गीकरण है वो है गांधीवादी सिद्धांत। तो जितने हम लोगों ने वर्गीकरण किए अब तक 3, सारे डीपीएसपी इसी में शामिल हो चुके। गांधीवादी सिद्धांतों से डायरेक्ट रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है इस पे नजर डाल लेते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40, फिर आर्टिकल 43, 43A, 46, 47, 48। ये जो आर्टिकल दिए हुए हैं ये सारे के सारे गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं। इसी तरह से 5वां समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत से जो आर्टिकल जुड़े हुए हैं इनको भी देख लीजिए। अभी पीछे हमने सारे बता दिए हैं, 43, 46, 47, ये क्या क्या इसमें है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समाजवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं वो है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A। ये जो आर्टिकल हैं ये जुड़े हुए हैं समाजवादी सिद्धांतों से, यानी समाजवाद की स्थापना करने के लिए इनको डीपीएसपी में रखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डीपीएसपी है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। अब इसके बाद इस चैप्टर का अगला जो मुद्दा है कि फंडामेंटल राइट्स से इसका संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में अभी पोजीशन क्या है, किसको वरीयता दी जाती है, किसको नहीं, न्यायालय का इसको लेकर रुख क्या है। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मूल अधिकारों तथा डीपीएसपी में। आज सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूल अधिकारों और डीपीएसपी में संघर्ष संविधान के लागू होने के तुरंत बाद शुरू हो गया था। पहले संविधान संशोधन से 9th शेड्यूल जो डाला गया था वो इसी संघर्ष को कम करने के लिए डाला गया था। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि उसी समय एक केस गया था, उस केस का नाम था मद्रास राज्य। इस केस को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दुरई
राजन का। ये 1951 का केस था और याद करिए इसी समय में पहला संशोधन भी हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को वरीयता मिलेगी। डीपीएसपी पर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमेशा, अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कोई संघर्ष होगा तो डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हमारे संविधान ने एक संतुलन की स्थापना की है, वो संतुलन बने रहना चाहिए। लेकिन लब्बे-लुआब क्या था कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करके डीपीएसपी लागू नहीं होगा। क्या मतलब, इसका अर्थ क्या निकला था कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करके डीपीएसपी लागू नहीं किए जाएंगे। ये पहला केस था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो बहुत अति प्रसिद्ध केस है, आप सभी लोग जानते हैं। वो क्या है? गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, 1967। इसी केस ने न्यायपालिका और हमारी विधायिका के बीच एक लंबे संघर्ष की शुरुआत की थी। इसी केस में, गोलकनाथ के केस में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी संसद फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसने ये कहा था कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता नहीं दी जा सकती। यानी कि वही अपना पुराना स्टैंड इसने अपना के रखा और कहा, साफ साफ कहा कि डीपीएसपी को इस पर, फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी तरह की वरीयता नहीं दी जाएगी। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद अभी हमने जिक्र किया था 39B और 39C का। इंदिरा गांधी ने 1971 में 25th संविधान संशोधन किया। और इस संशोधन द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 31C, याद रखिएगा। अब 31C में लिखा गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करने के लिए बनाई गई विधि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर के कारण असंवैधानिक नहीं होगी। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। 39B और 39C ही सबसे बड़ी समस्या थे। इनको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी थी कि आय का समान वितरण हो और संपत्ति का संकेंद्रण न हो। अब 39B और 39C उस समय के भारत में सबसे ज्यादा जो है खेती बाड़ी थी। अब खेत अगर किसी का हम लेंगे तो संपत्ति के अधिकार के लिए वो कोर्ट चला जाएगा, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कोर्ट पक्ष लेगा। माधवराव सिंधिया के केस में प्रिवी पर्स के मामले में कोर्ट ने माधवराव सिंधिया का पक्ष लिया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए गए तो आरसी कूपर के केस में आरसी कूपर का पक्ष लिया, सरकार को बैंक के राष्ट्रीयकरण पर रोक लगाने की कोशिश की। तो इंदिरा गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने 25वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 31C डाल दिया। अब इस संशोधन को चुनौती मिली, फिर से जगत प्रसिद्ध है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध केस है। ये केस कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। ये 1973 का केस है। 24 अप्रैल को ये डिसीजन आया था। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न में अपना मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो तो दिया ही, लेकिन साथ ही
जो आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 31C, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। यानी कि 39B और 39C को लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी, अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन के आधार पर। इसको जो है ओके कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इंदिरा गांधी यहां पर भी नहीं रुकी, फिर आया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अब 42वें संविधान संशोधन में 31C में जो आर्टिकल डाला गया था, इसमें फिर से संशोधन किया। और जहां पे लिखा हुआ था अनुच्छेद 39B और 39C, इसके स्थान पे लिख दिया, इसके स्थान पे लिख दिया भाग 4 के सभी या किन्हीं निर्देशों को। यानी कि इंदिरा गांधी ने यह व्यवस्था की 42वें संशोधन में कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर संविधान संशोधन किया जा रहा है, अगर कोई कानून बन रहा है जो डीपीएसपी को लागू करने के लिए किया गया है, तो वो 14 और 19 के कारण असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। अब इसके बाद अगला केस आया मिनर्वा मिल का। (1980) में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी में जो 31C का संरक्षण है, केवल आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को मिलेगा, सभी निर्देशों को नहीं। साथ ही कहा कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर इस तरह से वरीयता देना उचित नहीं है। संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी तथा फंडामेंटल राइट्स में सूक्ष्म संतुलन बनाया है। क्लियर हो रहा है? यानी कि दोनों में सूक्ष्म संतुलन है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। और मिनर्वा मिल के इसी डिसीजन ने वास्तव में सारी कहानी को फिर से पलट दिया। फंडामेंटल, आज की कंडीशन यह है कि डीपीएसपी के कारण फंडामेंटल राइट्स प्रतिबंधित नहीं होते हैं, न फंडामेंटल राइट्स के कारण डीपीएसपी प्रतिबंधित होती है। यदि उदारता से इसका निर्वचन करने के कारण आर्टिकल 21 से 28 से अधिक अधिकार निकल आए हैं, उसमें डीपीएसपी का भी रोल है। कहने का मतलब है कि आज की कंडीशन में डीपीएसपी को पूरी तरह से वरीयता फंडामेंटल राइट्स पर नहीं दी गई है, लेकिन 39B और 39C को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर वरीयता दी गई। यानी आर्टिकल 39B और 39C के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो समता के अधिकार के विपरीत होने के बाद भी लागू हो जाएगा। 39B या C के लिए कानून बनाया जाएगा तो 19 के जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, इन सब के होने के बावजूद भी वो असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। यही जो है हमारे संविधान की डीपीएसपी वाला चैप्टर था। इसमें इतनी चीज़ें आपको जान के रखनी चाहिए। तो चलिए अब अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक दिन बाद। तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।